नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस टाइम मेरे चैनल पर पवन सीरीज के क्वेश्चन हल करवाए जा रहे हैं और इससे पहले भी 5 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो लोग अभी तक मेरे वो वीडियो न देखे हों तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में DLED थर्ड सेमेस्टर मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं। और साथ ही में आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20, 22 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये आज का पहला क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ पर देखिए, ये पद दिए हुए हैं और इनकी जो है माध्यिका हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, माध्यिका ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले हम पदों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि पदों को आरोही क्रम में लिखने पर, पदों को या पदों का लिख लीजिए, यहाँ पर पदों का आरोही क्रम, पदों का आरोही क्रम। तो देखिए, पदों का आरोही क्रम यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे छोटा पद कौन सा है। तो देखिए, सबसे छोटा पद है 8, तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। और उसके बाद फिर देखिए 9 है तो 9 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 10 है और यहाँ पर भी 10 दिया हुआ है, यानी कि 10 दो बार दिया हुआ है, तो यहाँ पर 10 दो बार लिख लेंगे। और उसके बाद फिर देखिए 11 दिया हुआ है तो 11 लिख लेंगे। और उसके बाद फिर देखिए 12 दिया हुआ है और उसके बाद फिर देखिए 13 दिया हुआ है। और 13 के बाद फिर देखिए 13 के बाद दिया हुआ है डायरेक्ट 19, तो यहाँ पर 13 के बाद 19 लिख लेंगे। और 19 के बाद देखिए 20 दिया हुआ है और 20 के बाद फिर 22 दिया हुआ है। तो इस प्रकार इन सभी पदों को लिख लेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर हम गिनती कर लेंगे कि कितने पद कुल हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पद यहाँ पर हो रहे हैं। ऊपर भी गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पद यहाँ पर भी हैं, यानी कि पूरे पद यहाँ पर लिखे जा चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पदों की संख्या लिख लेंगे कितनी है। तो हम पद ऑलरेडी गिन चुके हैं, तो पद कितने हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे पदों की संख्या बराबर, पदों की संख्या, देखिए पदों की संख्या n बराबर कितना है, 10 है, जो कि एक सम संख्या है। 10 क्या है, एक सम संख्या है। तो यहाँ पर देखिए, सम संख्या के लिए फार्मूला माध्यिका का दूसरा होता है और विषम संख्या के लिए फार्मूला दूसरा होता है। तो यहाँ पर हम सम संख्या वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि पदों की संख्या यहाँ पर सम है। तो देखिए, विषम का पहले फार्मूला आप लोग जान लीजिए। विषम संख्या का फार्मूला क्या होता है, यानी कि जब पदों की संख्या विषम हो तो माध्यिका ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, वो होता है n+1/2वें पद का मान। यानी कि जब पदों की संख्या विषम हो तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, n+1/2वें पद का मान। यही फार्मूला लगा देंगे तो हमारा जो है, हमारी जो माध्यिका है वो निकल आएगी। लेकिन जब यहाँ पर पदों की संख्या जो है सम आए तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो वो यहाँ पर देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या सम है तो देखिए, यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर। तो देखिए, माध्यिका बराबर फार्मूला लगेगा n/2वें पद का मान, n/2वें पद का मान और प्लस n/2 + 1वें पद का मान, पद का मान, और बटे यहाँ पर हो जाएगा 2। ये फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। देखिए, n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान बटे 2, ये फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो है n बराबर दिया हुआ कितना, 10, तो यहाँ पर n की जगह पर 10 रख देंगे बटे 2। यहाँ पर हो जाएगा 10/2वें पद का मान। और उसके बाद फिर देखिए, यहाँ पर भी वही काम कर लेंगे, 10/2 और प्लस 1वें पद का मान, 1वें पद का मान, और उसके बाद फिर बटे 2 कर देंगे।
बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10/2 है, तो यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पाँचवें पद का मान, पाँचवें पद का मान, और उसके बाद यहाँ पर प्लस है। अब यहाँ पर देखिए 10/2 यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, और इसमें एक प्लस होगा तो यहाँ पर हो जाएगा छठवें पद का मान, छठवें पद का मान, और बटे हो जाएगा यहाँ पर 2। अब देखिए जो पांचवें और छठवें पद आ रहे हैं इनका हम मान रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पांचवा पद कौन सा है, इधर से गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। पांचवा पद है 11, तो यहाँ पर 11 लिख लेंगे। और फिर देखिए छठवां पद कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, छठवां पद कितना है, 12 है, तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे और बटे 2 कर देंगे। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो देखिए 11 और जो है 12 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर 23/2 हो जाएगा। अब 23 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए 11.5 आ जाएगा, क्योंकि 11 दूना 22 होता है, और 0.5 और 0.5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 23 हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से 23 का आधा देखिए कितना हो जाएगा, 11.5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है माध्यिका कितनी आ जाएगी, 11.5 आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है। देखिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, लेकिन मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो है शॉर्ट ट्रिक से डीएलएड में जो है क्वेश्चन हल नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक जान लीजिए। हो सकता है कि जो है माध्यिका से संबंधित क्वेश्चन टेट या सुपर टेट में पूछ लिए जाएं, और अक्सर आते भी हैं, यानी कि ये क्वेश्चन माध्यिका का जरूर आता है। तो आप लोग अभी से जान लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को हल करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर जो है पदों की संख्या विषम हो तो वहाँ पर वो तो छोटा फार्मूला होता है, आप तुरंत लगा सकते हैं n+1/2वें पद का मान। और जब पदों की संख्या सम हो तो ये वाला फार्मूला वहाँ पर नहीं लगाना है। सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, देखिए कि पदों को आरोही क्रम में इस तरीके से लिख लेना है, और आरोही क्रम में लिखने के बाद फिर देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए सम संख्या है तो क्या करेंगे, आधे पद इधर कर देंगे, आधे पद इधर कर देंगे, बीच में जो 2 पद बचेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 10 जो है पद यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आधे इधर करेंगे, यानी कि 4 इधर हो जाएंगे और 4 इधर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 यहाँ से पद हुए, यानी कि यहाँ के बाद देखिए जो है पांचवें और छठवें नंबर पर 11 और 12 पड़ रहा है। इन दोनों को जोड़ करके हम क्या करेंगे, इनका आधा कर देंगे, या कह लीजिए 2 से भाग कर देंगे। यही काम करते हैं, तो इस प्रकार से माध्यिका हमारी निकल आती है। यानी कि सबसे पहला काम करेंगे कि जो भी पद दिए हुए हैं उनको आरोही या अवरोही दोनों में से किसी भी क्रम में आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर जो है आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि आधे पद इधर कर देंगे और आधे पद इधर कर देंगे, बीच में जो 2 पद बचेंगे उन 2 पदों को जोड़ करके उनका आधा कर देंगे, तो वही जो है क्या हो जाएगी, उन पदों की माध्यिका हो जाएगी। तो इस प्रकार से 60 तरीके से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, यानी कि मौखिक ही ऐसे हल कर सकते हैं, उसको लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर 11 और 12 को जोड़ करके देखिए 23 हो रहा, 23 का आधा करेंगे, 11.5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हल करेंगे तो हमारा इतना टाइम वेस्ट हो सकता है, यानी कि इतना लंबा चौड़ा जो है फार्मूला लगाने के बाद तब जा करके यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकल करके आएगा। तो यहाँ पर टेट और सुपर टेट में इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे मौखिक ही इसका आंसर तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। और जब डीएलएड में माध्यिका से संबंधित क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आपको हल करके दिखाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर फार्मूला आप लोगों को याद होना जरूरी है, और इस तरीके से इसको लगाने का तरीका भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर बारंबारता बंटन दिया हुआ है, और जो है इसका हमको क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है पद दिया हुआ है 12, और 12 की बारंबारता दी हुई है 3, फिर 16 दिया हुआ है, 16 की बारंबारता दी हुई है 8, और 20 दिया हुआ है, इसकी बारंबारता देखिए 26 है, और 24 की 6 है, और 28 की 3 है।
यानी कि बारंबारता का मतलब है कि ये पद जो है ये 3 बार आया है, और ये पद है ये 8 बार आया है। इस तरीके से ये पद जो है ये 26 बार आया है। तो ये होती है बारंबारता की, यानी कि कौन सा पद कितनी बार आया है, ये बारंबारता में जो है बताया जाता है कि ये पद इतनी बार आया है। तो यहाँ पर देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, यानी कि जो पद सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पर देखिए 20 एक ऐसा पद है जो 26 बार आया है, यानी कि ये पद जो है वो सबसे अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पर बहुलक क्या हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ पर आंसर 26 को नहीं लिखना, क्योंकि देखिए 20 पद जो है वो 26 बार आया है, यानी कि यहाँ पर बारंबारता जो है वो इसकी 26 है, यानी कि ये पद 26 बार आया है। और जो पद सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पर सबसे अधिक बार 20 आया है, तो यहाँ पर बहुलक हमारा क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। यहाँ पर 26 बार आया है, 26 बार आया, तो यहाँ पर हमको 26 आंसर में नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की कोर 5.5 सेंटीमीटर है, उसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। एक घन की कोर 5.5 सेंटीमीटर है, उसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि घन की एक कोर दी हुई है और हमको निकालना क्या है, आयतन निकालना है। तो यहाँ पर हम सीधे से जो है घन के आयतन का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, घन का आयतन बराबर, तो देखिए घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब। तो यहाँ पर भुजा क्यूब वाला फार्मूला लगा देंगे, या कोर का क्यूब कह सकते हैं। तो यहाँ पर भुजा कितनी दी हुई है, 5.5 दी हुई है, तो इसका हम होल क्यूब कर लेंगे। तो देखिए इसका जब होल क्यूब करेंगे तो यहाँ पर इधर साइड में हम गुणा करके आप लोगों को बता रहे हैं, देखिए 55 का 55 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 55 25, 25 का 5 हो जाएगा, फिर 55 25 2 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे और यहाँ पर यही संख्या पुनः उतार लेंगे, क्योंकि जो है 5 का पुनः जो है गुणा करना, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 और फिर 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 का 2, और फिर यहाँ पर देखिए 7 3 10 हो जाएगा, 10 का 0, और फिर यहाँ पर हो जाएगा देखिए 3। तो इस प्रकार से ये इतना आ जाएगा 55 का 55 से गुणा करने पर। अभी हमको एक बार जो है और 55 का गुणा करना है, तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, 30 और 25 गुणे कितना हो जाएगा, 55। तो यहाँ पर 55 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 55 25 हो जाएगा, 25 का 5 और 5 दूना 10 2 12 हो जाएगा, और फिर 5 शून्य शून्य और 12 का 1 यहाँ पर लिखा जाएगा, फिर 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और फिर पुनः 5 से जो है गुणा करना है। तो यहाँ पर यही संख्याएं पुनः आ जाएंगी, तो इधर से एक क्रॉस लगा करके और यही संख्याएं उतार लेते हैं। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 5 हो जाएगा, और यहाँ पर पुनः 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनको जोड़ लेंगे, 5 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 3, और फिर 5 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए जो है कितना हो जाएगा, ये 5 है, तो यहाँ पर देखिए 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा आ जाएगा देखिए 1 6 6 3 7 और 5। अब देखिए यहाँ पर हमको पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट देखिए कितने अंकों के बाद लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 5.5 गुणे 5.5 गुणे 5.5, यानी कि 3 बार इसका गुणा करेंगे। और एक संख्या में एक अंक के बाद दशमलव है, लेकिन संख्या जब 3 होंगी तो वहां पर तीनों को मिला करके 3 अंकों के बाद दशमलव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम 1 2 3, यानी कि हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये जो है 166.375 घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए इसका आयतन निकल आएगा घन का। और उसके बाद अब हमको देखिए संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है घन के 6a स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए
6 गुणे यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 5.5 का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक भुजा दी हुई है 5.5, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर जो है हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो यहाँ से हम लिख लेंगे। देखिए 55 गुणे 55 यहाँ पर निकाले हैं तो कितना आया है, यहाँ पर आया है 30 और 25 यानी कि 3025 आया है। तो यहाँ पर देखिए 6 गुणे 3025 हो जाएगा, और देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, क्योंकि एक अंक इसमें होगा और एक जब 55 से और गुणा करेंगे तो उसमें होगा। तो यहाँ पर 30.25 हो जाएगा। अब 6 का इसमें गुणा करेंगे, तो देखिए 6 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 30 का 0, और फिर 6 दूना 12, और 12 3 15 हो जाएगा, 15 का 5 हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए 6 शून्य शून्य, और 15 का जो एक बचा था वो यहाँ पर लिखेंगे, फिर 6 त्रिक 18 हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 2 अंकों के बाद हमको दशमलव लगाना है, तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा 181 पॉइंट, यहाँ पर देखिए 181.5 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, तो संपूर्ण पृष्ठ वर्ग में आता है, तो यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पर घन की एक भुजा दी हुई है और उसका आयतन हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर सीधे से फार्मूला लगा देंगे। घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर, तो देखिए घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब, तो यहाँ पर भुजा क्यूब लिख लेंगे। अब भुजा देखिए यहाँ पर कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, तो यहाँ पर 3 का क्यूब कर लेंगे। तो देखिए 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, यानी कि यहाँ पर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर देखिए आयतन निकालना है, तो यहाँ पर ये घन सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 2017 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं। घनाभ का आयतन बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए घनाभ की लंबाई कितनी दी हुई है, 75 दी हुई है, और चौड़ाई दी हुई है 15, और ऊंचाई दी हुई है 5। तो ये हो जाएगा देखिए घनाभ के आयतन का फार्मूला, और जो है ये इस तरीके से इनको गुणे के रूप में लिख लेंगे। अब जो है हम क्या करेंगे, अब गुटके का आयतन निकाल लेंगे। तो देखिए गुटके जो यहाँ पर जो है गुटका जो है इसमें से काटे जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जो है गुटके का आयतन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए गुटके का आयतन बराबर, तो देखिए गुटका जो है वो भी क्या है, घनाकार है। यहाँ पर एक भी लिख लीजिए साथ में कि एक गुटके का आयतन, तो यहाँ पर एक गुटके का आयतन क्या हो जाएगा, तो गुटके की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखिए गुटके की जो लंबाई है वो कितनी है, 15 है, और चौड़ाई कितनी है, 3 है यहाँ पर, और फिर जो है ऊंचाई कितनी है, वो 1 है। तो इस तरीके से ये गुटके का आयतन हो जाएगा। और हमको करना क्या है, गुटकों की संख्या हमको निकालनी है। तो यहाँ पर जो है गुटकों की संख्या देखिए कैसे निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए गुटकों की संख्या बराबर, यानी कि अगर हम जो घनाभ का आयतन है, घनाभ के आयतन को जो है गुटकों के आयतन से भाग कर दें तो हमारी गुटकों की संख्या निकल आएगी। यानी कि इस पूरे घनाभ में कितने गुटके जो है काटे जा सकते हैं, वो जो है घनाभ के आयतन को गुटके के आयतन से
भाग करने पर हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर गुटकों की संख्या हमको निकालनी है। तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे घनाभ का आयतन और फिर बटे हो जाएगा, यहाँ पर बटे हो जाएगा एक गुटके का आयतन। तो यहाँ पर देखिए एक गुटके का आयतन लिख लेंगे, एक गुटके का आयतन। तो यहाँ पर देखिए घनाभ का आयतन कितना निकाले हैं, यहाँ पर 75 गुणे 15 गुणे 5। ये इस तरीके से गुणे के रूप में ही लिखे रहने देंगे, क्योंकि अभी इसको जो है साल्व भी करना है। तो यहाँ पर जो है ऐसे गुणे के रूप में लिख लेंगे। और फिर देखिए एक गुटके का आयतन क्या निकाले हैं, 15 गुणे 3 और गुणे 1। अब यहाँ पर इसको हम सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 पछे 75 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए तीनों पक्षी 15 हो जाएगा। तो ऊपर देखिए, नीचे यहाँ पर देखिए सिर्फ एक बचा है, यानी कि नीचे कोई भी संख्या नहीं बच रही है। अब ऊपर 5 बचा है और यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। तो यहाँ पर हम 25 और 25 पंचे 125 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 125 हमारा आ जाएगा। यानी कि गुटकों की जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी, गुटकों की संख्या हमारी आ जाएगी 125 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। यानी कि देखिए इस नाप का यहाँ पर देखिए जो है घनाभ दिया था और इस नाप के गुटके हमको इसमें से जो है काटने थे, यानी कि इसमें से कितने गुटके जो है इस नाप के बनेंगे ये हमको ज्ञात करना था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि घनाभ का आयतन ज्ञात कर लेंगे और फिर एक गुटके का आयतन ज्ञात कर लेंगे। फिर घनाभ के आयतन को एक गुटके के आयतन से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी गुटकों की संख्या निकल आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को बराबर सटाकर रखने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को बराबर सटाकर रखने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2018 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको चित्र के माध्यम से जो है समझ लेते हैं कि कैसे ये जो है क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को बराबर सटा कर रखने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पर देखिए जो है घन जो होते हैं वो इस तरीके से बनते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। तो देखिए मान लीजिए एक घन इस तरीके से है और फिर जो है एक दूसरा घन इसी में सटा करके रखा गया है। तो देखिए वो कुछ घन इस तरीके से बना रहा होगा। देखिए ये मान लीजिए एक घन हो गया और फिर जो है इसी में सटा करके इस तरीके से देखिए एक दूसरा घन जो है रखा गया है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये मान लीजिए एक दूसरा घन इसी में सटा करके इस तरीके से रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए दो घन यानी कि जिनकी जो भुजा है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से देखिए सटा करके रखे गए हैं और फिर देखिए ये एक घनाभ का आकार का जो है चित्र बन गया है। यानी कि ये इतना अगर देखा जाए तो ये घन है और फिर ये इतना देखा जाए तो घन है, लेकिन जब दोनों को एक में सटा देंगे तो एक ये घनाभ के आकार का चित्र बन जाएगा। यानी कि इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा हो जाएगी और चौड़ाई और ऊंचाई उसकी जो है चेंज हो जाएगी। यानी कि जो चौड़ाई और ऊंचाई है वो जो है 10 सेंटीमीटर ही रहेगी, लेकिन जो इसकी लंबाई है वो चेंज हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए ये 10 है और ये भी 10 है। तो इसका मतलब 10 10 20, यानी कि इसकी लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी और इसकी जो ऊंचाई है वो 10 ही रहेगी और जो ये चौड़ाई है ये भी क्या रहेगी, ये भी 10 रहेगी। तो यहाँ पर हम क्या करना जो है क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले जो है लिख लेते हैं कि घनाभ की लंबाई बराबर, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं घन की लंबाई बराबर। तो देखिए घन की लंबाई का मतलब घन की एक भुजा जो दी हुई है वही हो जाएगी। घन की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कि जुड़े हुए जो है घनों की लंबाई बराबर जुड़े हुए घनों, जुड़े हुए घनों यानी कि जो है ब्रैकेट में हम लिख लेंगे घनाभ की लंबाई बराबर, घनाभ की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी
20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए जुड़े हुए घनों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। अब हमको देखिए घनाभ की चौड़ाई जो है, यानी कि जो ये घनाभ है, अब ये यहाँ से यहाँ तक है, तो इसकी जो लंबाई है वो 20 हो जाएगी, लेकिन जो घनाभ की चौड़ाई है वो कितनी रहेगी, घनाभ की चौड़ाई बराबर, घनाभ की चौड़ाई बराबर कितनी रहेगी, वो 10 ही रहेगी। और जो घनाभ की ऊंचाई है वो कितनी रहेगी, वो भी हमारी 10 ही रहेगी। तो घनाभ की चौड़ाई लिख चुके हैं, अब यहाँ घनाभ की ऊंचाई भी लिख लेंगे, घनाभ की ऊंचाई भी 10 रहेगी। अब हमको निकालना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का यहाँ पर फार्मूला लिख लेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, तो देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2L/B प्लस B/H प्लस H/L, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला लिख लेंगे और फिर इनका मान रख देंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखिए लंबाई कितनी दी हुई है, 20, यानी कि हम घनाभ, यानी कि इन दोनों घनों को मिला करके जो घनाभ बन रहा है उसका हमको संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसकी लंबाई क्या रखेंगे, 20, और फिर चौड़ाई 10 रहेगी। फिर यहाँ पर चौड़ाई है तो चौड़ाई 10 ही रहेगी, और ऊंचाई देखिए कितनी है, तो ऊंचाई 10 है तो 10 ही रहेगी। और फिर जो लंबाई यहाँ पर देखिए ऊंचाई है h, तो यहाँ पर ऊंचाई 10 ही रहेगी, और फिर यहाँ पर लंबाई जो है ये है तो ये 20 रहेगी। तो इस प्रकार से फार्मूले में इनको रख देंगे। अब इनका गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 20 धामा 200 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 10 धामा 100 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 20 धामा 200 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 500, और 500 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो है 1000 यहाँ पर आ जाएगा, और संपूर्ण पृष्ठ है इसलिए यहाँ पर इसको हम लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि जो एक घनाभ है, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, 1000 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए जैसा कि आप सभी को पता होगा कि देखिए लंब वृत्तीय बेलन का मतलब देखिए बेलन इस टाइप का होता है। देखिए ये हो जाएगा बेलन। तो यहाँ पर देखिए इसका हम आप लोगों को चित्र भी बना के दिखा दे रहे हैं। तो ये देखिए बेलन है, और जो है बेलन की ऊंचाई यहाँ पर दी हुई है। देखिए बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, यानी कि यहाँ से ये जो होती है ये इसकी ऊंचाई होती है, इसको h लिख सकते हैं। और फिर देखिए क्या कहा गया है कि इसका जो आधार का क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखिए आधार इसके जो हैं वो ये हैं, यानी कि ये जो है एक वृत्त के आकार के होते हैं आधार। तो यहाँ पर देखिए इस आधार का, यानी कि एक आधार का यहाँ पर जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 100 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर, बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर, आधार का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर 100 वर्ग सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी कि इस वृत्त का क्षेत्रफल समझ लीजिए दिया हुआ है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर पाई आर स्क्वायर का समझ लीजिए यहाँ पर मान दिया हुआ है 100 वर्ग सेंटीमीटर। और फिर यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बेलन की ऊंचाई यानी कि h दिया हुआ है। h कितना दिया हुआ है, तो h दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, तो निकालना है देखिए लंब वृत्तीय बेलन का आयतन। तो यहाँ पर हम बेलन के आयतन का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर, तो देखिए बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच लिख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए
पाई का मान होता है 22/7, लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा पूरा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर का ही मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर 22/7 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ है वो इतने की जगह पर सीधे उठा करके रख देते हैं, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। और फिर देखिए एच का मान भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर एच की जगह पर 10 लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 का 10 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 100 1000, यानी कि यहाँ पर 1000 आ जाएगा। और आयतन है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 1000 घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए शंकु कुछ इस तरीके का बनता है, आप सभी को पता होगा। देखिए ये शंकु है और इसमें कहा गया है, देखिए देखिए शंकु के आधार की त्रिज्या, यानी कि शंकु का आधार देखिए क्या है, ये है। तो देखिए ये वृत्त के आकार का होता है और जो है ये जो है आधार है, और आधार की त्रिज्या यानी कि यहाँ पर देखिए केंद्र बिंदु होगा और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इसको त्रिज्या बोलेंगे। और ये त्रिज्या कितनी दी हुई है, 3.5 दी हुई है। तथा ऊंचाई, ऊंचाई देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो दूरी होती है इसको बोलते हैं ऊंचाई, इसको एच से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगी ऊंचाई। ऊंचाई कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर दी हुई है। और फिर कहा गया है शंकु का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे कि शंकु की ऊंचाई h बराबर, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर दिया हुआ कितना, तो यहाँ पर देख लीजिए ऊंचाई दी हुई 12, तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और फिर देखिए शंकु की त्रिज्या दी हुई है वो भी यहाँ पर लिख लेंगे। शंकु की त्रिज्या बराबर, शंकु की त्रिज्या बराबर, तो देखिए त्रिज्या दी हुई है, देखिए 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर आर भी लिख लेंगे। त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। इसको चाहें तो हम देखिए 7/2 भी लिख सकते हैं, 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 का आधा कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर होगा। देखिए इसको इस रूप में इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ पर अभी जब जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करके हल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए यहाँ पर हम 3.5 को 7/2 के रूप में प्रदर्शित कर दिए हैं। और यही अभी हमको फार्मूले में मान रखना है, यानी कि चाहे आप ये रखें चाहे ये रखें, दोनों तरीके से हल किया जा सकता है, लेकिन ये अगर आप रखेंगे तो थोड़ा हल करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, देखिए तिर्यक ऊंचाई का मतलब जो ये होती है ये इसको एल से प्रदर्शित करते हैं और यही इसकी तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, या तिरछी ऊंचाई भी इसको कह सकते हैं। शंकु की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं और इसको स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई, तो देखिए तिर्यक ऊंचाई को जो है एल से प्रदर्शित करते तो यहाँ पर एल लिख लेंगे। और एल बराबर होता है फार्मूला √h² प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए जो है एल बराबर क्या हो जाएगा, h², यानी कि यहाँ पर देखिए h कितना दिया हुआ 12, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आर दिया हुआ है यानी कि आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आर बराबर यहाँ पर देखिए क्या निकला है 7/2, तो यहाँ पर 7/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इनको हल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 12 बरहियम 144 होता है, तो यहाँ पर जो है रूट के अंदर हो जाएगा 144 और फिर प्लस यहाँ पर देखिए 7×7 = 49 हो जाएगा और 2×4 हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 का इसमें गुणा होगा सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 4 चौक 16, 16 का 6 और फिर 4 चौक 16, 1 17, 17 का 7 और फिर 4 1 कम 4 1 5, यानी कि 576 हो जाएगा और प्लस 49 हो जाएगा और बटे में यहाँ हो जाएगा 4 और फिर
देखिए यहाँ पर 576 में 49 जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15, 15 का 5, और फिर 7 4 11 1 12, 12 का 2 हो जाएगा, और फिर 5 1 6, यानी कि 625 हो जाएगा, और बटे में 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर रूट लग जाएगा। अब जो है यहाँ पर देखिए एल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है देखिए 625 का वर्गमूल निकलेगा, तो 625 का वर्गमूल हो जाएगा देखिए 25, क्योंकि 25 × 25 625 होता है, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, और यहाँ पर बटे में हो जाएगा 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी कि 25/2 यहाँ पर तिरछी ऊंचाई आ जाएगी। और जो है इसको अगर और हल करना चाहे पॉइंट में, तो यहाँ पर देखिए 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5, यानी कि 12.5 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसकी तिरछी ऊंचाई आ जाएगी। अब देखिए हमको निकालना क्या है, तो देखिए हमको निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पर शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर, तो देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है देखिए पाई आर एल। तो यहाँ पर पाई आर एल फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए पाई का मान होता है 22/7, तो यहाँ पर 22/7 लगा देंगे, और फिर आर का मान देखिए 7/2 ऊपर निकाल चुके हैं, तो 7/2 यहाँ पर रख देंगे, और फिर एल का मान देखिए कितना आ रहा है, तो एल का मान आ रहा है देखिए 25/2, तो यहाँ पर 25/2 रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इनको जो है सॉल्व करेंगे, यानी कि इनको सरल करेंगे, तो सरल करके देखिए यहाँ पर 137.5 आ जाएगा। वक्र पृष्ठ है इसलिए यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 137.5 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ कितना आ जाएगा, 137.5 वर्ग सेंटीमीटर। और अभी हमको देखिए शंकु का आयतन भी ज्ञात करना है, लेकिन नीचे थोड़ा सा जगह नहीं बची है, तो यहाँ पर हम साइड में कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए साइड में कर लेते हैं। तो देखिए अभी हमको शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो यहाँ पर शंकु के आयतन का फार्मूला लगा लेते हैं। शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर, तो देखिए शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3, और गुणे देखिए पाई का मान होता है 22/7, तो यहाँ पर 22/7 रख देंगे, और फिर देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 7×7 = 49, और जो है देखिए 7/2 है, तो 7×7 = 49/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 49/4 लिख रहे हैं, और गुणे एच, एच देखिए 12 आया है, तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे, यानी कि 12 दिया हुआ है पहले से, तो यहाँ पर h बराबर 12 लिख देंगे। और फिर जो है इन सभी को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी को हल करेंगे, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले 7×7 = 49 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 4×3 = 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर की संख्याएं देखिए यहाँ पर कितनी बची हैं, 22, और फिर बचा है यहाँ पर 7, और बटे में देखिए कोई भी संख्या नहीं बची है, यानी कि 22×7 ही यहाँ पर बचा है। तो यहाँ पर देखिए इनका हम गुणा कर लेंगे, तो 7×2 = 14, 14 का 4, और फिर 7×2 = 14, और 1 15, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 154, और आयतन है इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे घन सेंटीमीटर में, यानी कि 154 घन सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखिए अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई देखिए दी हुई है 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2016 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए कमरे की लंबाई यानी कि एल दिया हुआ है 4 मीटर, और फिर देखिए दिया हुआ है चौड़ाई, चौड़ाई यानी कि बी दिया हुआ कितना 3.5 मीटर, और उसके बाद फिर दी हुई है ऊंचाई यानी कि एच, एच दिया हुआ है 3 मीटर। अब हमको यहाँ पर ज्ञात करना है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल।
तो यहाँ पर हम सीधे से कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, दीवारों का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए इसका फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू होता है ऊंचाई, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2L+B/H। इस तरीके से यहाँ पर कर लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और फिर लंबाई देखिए कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। और चौड़ाई दी हुई है कितनी, देखिए 3.5, तो यहाँ पर 3.5 कर लेंगे। और फिर इंटू H दिया हुआ है, यानी कि H की जगह पर 3 कर लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ करके 2 से गुणा कर लेंगे और फिर जितना आएगा उसको 3 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे, देखिए 4 से इसका गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 20 का 0 और 4 तियाई 12 और 12 दो कितना हो जाएगा 14, यानी कि यहाँ पर 14 आ जाएगा। और एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो यहाँ पर दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर पूरी पूरी संख्या आ जाएगी, यानी कि 14 है ही। और फिर गुणे यहाँ पर हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से अब इन सभी का गुणा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर देखिए गुणा नहीं करना था, हमने गुणा कर दिया है। इसमें जो है यहाँ पर 4 में 3.5 को जोड़ना था, तो यहाँ पर इसको आप लोग सही कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 4 में 3.5 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7.5 आया है और इसका आप 2 से गुणा करेंगे और उसके बाद फिर जो आएगा उसका 3 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है 75 दूना 150 होता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 150। और एक अंक के बाद देखिए दशमलव लगा है तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे तो और गुणे 3 कर लेंगे और फिर 15 का गुणा 3 से करेंगे तो 15 तियां 45 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा 45 आ जाएगा। और देखिए क्षेत्रफल है इसलिए इसको लिखेंगे वर्ग मीटर में। तो इस प्रकार से 45 वर्ग मीटर चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।